हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी सकुशल होंगे और पढ़ रहे होंगे। और जैसे कि अपने एजुकेटर आप लोगों के लिए कमिट करी हुई थी कि हम आपके लिए 10th की सीरीज लॉन्च करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री लेके चल रहा था और केमिस्ट्री की एक लेक्चर मैंने करा रखी है, और उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर 1 से, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डन है मेरे तरफ से, और बाकी के कुछ रिमेंस बचे हुए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं लेके आऊंगा। तब तक हम आज केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में अम्ल, क्षार और लवण होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या उत्पाद बन के आता है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तब तक यार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, कमेंट भी करना ना भूलना, क्योंकि कमेंट पे ही डिपेंड करता है कि हम आप लोग का आप लोग के लिए अपन सही तरीके से इंफॉर्मेशन अपनी पहुंचा रहे हैं कि नहीं, और आप लोग को सही तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन में हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ हमें भी जानना बहुत उतना ही जरूरी है जितना कि आप लोगों का भी पढ़ना। सो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट जरूर कर देना। तब तक चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और पढ़ते हैं चैप्टर को। तो गाइज फाइनली हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 साइंस से, जो केमिस्ट्री का है, क्षारक एवं लवण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो हम एक एक करके इसके टॉपिक को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। पहले हम एसिड से शुरू करेंगे, उसके बाद बेस, साल्ट, और उसके जो किस पैरामीटर पर हम चेक करते हैं इस चीज़ को, सूचक जिसको बोलते हैं, इंडिकेटर, तो उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले, जैसे कि एसिड है, पहले एसिड के बारे में जानते हैं कि एसिड होता क्या है, उसका मौलिक गुण धर्म क्या है, जब वो रासायनिक अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद क्या मिलता है। इन सारी चीज़ों को चलते हैं यार, कवर करते हैं फिर। देखिए जैसे कि अम्ल, अम्ल यहाँ पे बोला जा रहा है वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो। क्या हो? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो और जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हो, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हो। अर्थात वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हो, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए समझेंगे, एक नींबू को लेते हैं। यार नींबू जब हम खाते हैं तो क्या क्या कैसा होता है स्वाद में? मीठा होता है ना, ना ना ना। जैसे कि हम नींबू को चखते हैं तो उसका स्वाद खट्टा होता है, इमली को खाते हैं उसका स्वाद खट्टा होता है। तो ये सारे क्या है? अम्ल के हैं। जितनी भी सारी पदार्थ हो जो स्वाद में खट्टे हो, वो क्या होंगे? अम्ल की श्रेणी में आएंगे। और जैसे कि अब इसको हम चेक भी करते हैं, तो एक काम करना, आप एक मार्केट जाना और लिटमस पेपर लेके आना, और जो कभी आप नींबू को काट लेना, और उस लिटमस पेपर को आप बिल्कुल नींबू के संपर्क में लाना, देखना कि उसका रंग कैसे परिवर्तित होता है और किस रंग का परिवर्तन होता है उस लिटमस पेपर पे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया पढ़ा रहे हैं, या फिर जो प्रूव्ड है वो सही है फिर नहीं। आप खुद से जांच लेना। जैसे कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। यार ऐसे भी आंख बन के देखना, जितनी भी अगर साइंस के आप शब्दकोश देखोगे, तो एक तो यार लैटिन शब्द से यूज हो, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई होगी, या फिर ग्रीक शब्द से। बस आंख मूंद करके, मतलब दो ही से होती है, मतलब ज्यादातर आप क्या बोलोगे, लैटिन से ही आते हैं। जैसे ग्रीक के लैटिन वर्ड से ही आते हैं, तो दोनों सेम ही होता है, लैटिन से ही आप बोलना। तो जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? लैटिन शब्द, कौन से शब्द थे? एसिडस। एसिडस से उसकी उत्पत्ति हुई है। देखो यार यहाँ पे आप ध्यान कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, काम करते हैं, यहाँ पे देखो आप, एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। और जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताया था आप लोगों को, संतरा हो गया, नींबू हो गया, फल में सिरके हो गए, ये सारे क्या होते हैं? इमली हो गई, ये अम्ल के एग्जाम्पल हैं। तो जैसे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? चलो यार, अम्ल तो हम देख लिए कि स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और कुछ उदाहरण हुआ है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन शब्द के एसिडस से हुई, और जिसका अर्थ होता है, एसिडस का अर्थ होता है लैटिन वर्ड में खट्टा।
तो यहाँ से शब्द आया कि खट्टा होता है, तो ये अम्ल हो गया। अम्ल के शरीर में अब अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, तो एक तो पहले प्रबल अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं? एक प्रबल अम्ल होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होते हैं, एक सांद्र अम्ल होते हैं, एक तनु अम्ल होते हैं। अब सर आप तो यार 4 तरीके के अम्ल बता दिए, पर होते कैसे हैं? किस तरीके से हम इसका बंटवारा करेंगे? सारे तो स्वाद में खट्टे होंगे, ठीक है, और सभी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। तो हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, सांद्र अम्ल है, तनु अम्ल है, कैसे? तो इसके कुछ फॉर्मूला भी है, देखते मतलब फॉर्मूला बोलते हैं, डिफिनेशन है, डिफिनेशन के अनुसार देखते हैं। जो अम्ल पूरी तरह से क्या हो, वैसे अम्ल जो पूरी तरह से जल में वियोजित हो, वियोजित होना यानी घुल जाना, घटित हो जाना। जो अम्ल, जब हम किसी अम्ल को पानी में मिलाते हैं, अगर वो पूरी तरीके से पानी में घुल गया, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल बोलेंगे। जैसे प्रबल अम्ल का कुछ एग्जाम्पल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, और HNO3 भी होते हैं, जो प्रबल अम्ल के ही एग्जाम्पल हैं। एक्चुअली ये आते हैं कि निम्नलिखित में दिए गए में से निम्नलिखित में दिए गए एग्जाम्पल में से कौन से क्या है प्रबल अम्ल है, कौन से दुर्बल अम्ल है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, तो यार याद रखना हमेशा, नाइट्रिक अम्ल भी होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ऐसे ये सारे अम्ल हैं जो जल में बिल्कुल घुलनशील होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या बोलते हैं यार? देखो यार क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग आम आदमी की बात करें तो जो यार हट्टा कट्टा हो शरीर से, उसको हम क्या बोलते हैं? यार स्ट्रॉन्ग आदमी है, प्रबल है यार, ये हारने वाला नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और दुर्बल क्या बोलते हैं? जो पतला होता है एक तरीके से। तो एक तरीके से देखा जाए जो कमजोर हो, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो उसी सेंस में आता है, जैसे कि प्रबल अम्ल हम जल में घुलने के अनुसार हम उसकी ताकत देख रहे थे कि उसकी ताकत क्या है, जल में घुलना उसकी ताकत है। जैसे हमारा क्षमता क्या है, मतलब हमारी एबिलिटी क्या है, वर्क को लेके हमारी इंटेंसिटी हो जाती है, इफिशियंसी हो जाती है, जो क्या होता है हमारी प्रबलता को दिखाती है। नॉलेज, मैन पावर, ये सारी हमारी एबिलिटी को दर्शाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम अम्ल में देख रहे हैं, अभी प्रबल अम्ल क्या करता है, उसकी एबिलिटी कैसे झलक रही है, वो जल में किस अनुसार मिल रहा है, उस तरीके से उसकी एबिलिटी चेक करी जा रही है। तो जो तो बिल्कुल मिल जा रहे हैं उसको प्रबल अम्ल हम बोल देते हैं। जो बिल्कुल नहीं मिले, मतलब बिल्कुल नहीं मिलना ऐसे नहीं है, जो पूरी तरीके से ना मिले। यार ऐसा नहीं है ना, जो पतला होता है उसमें ताकत नहीं होता है, हाँ? होता है, दुर्बल व्यक्ति में ताकत नहीं होता है, होता है यार। कितना भी दुर्बल हो, होता है, चल तो सकता है, मक्खी को तो मार सकता है, मच्छर को मार सकता है, मस्कीटो को, तो या फिर आपको एक तमेचा भी लगा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ताकत नहीं होती, होती है, सोचने की भी शक्ति होती है उसमें, पढ़ने की, करने की बहुत सारी शक्ति होती है। तो वैसे ही है ये, तो जल दुर्बल अम्ल जल में विलय होंगे, पर कैसे होंगे? पूर्णतः नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे वो जल में वियोजित, इसलिए उनको दुर्बल अम्ल में बोला जाता है। तो जैसे कि दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल हैं, लैक्टिक अम्ल हो गए, CH3COOH भी हैं जो दुर्बल अम्ल में आते हैं। और सांद्र अम्ल क्या होता है यार? सांद्र अम्ल होता है ना जिसमें जल की मात्रा कम हो, ऐसी अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। क्या हो? जिसमें पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, उसे सांद्र अम्ल बोलेंगे। और तनु अम्ल किसे बोलेंगे? जस्ट इसके अपोजिट, अर्थात ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसको क्या बोलेंगे? तनु अम्ल बोलेंगे। अब देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं यार, नहीं तो आप लोग बोलोगे भैया ऐसे ऐसे बता के रहे। देखो, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, यहाँ पे देखो पॉइंटेड है। और तनु अम्ल में क्या होता है? अल्प अल्प मात्रा में हो, अम्ल अल्प मात्रा में हो और जबकि जल अत्यधिक मात्रा में हो, उससे क्या बोलेंगे? तनु अम्ल बोलेंगे। अब अम्लों के भौतिक गुण, अब यार जैसे कि हम पहले ही जब हम डिफिनेशन देख रहे थे, वहां पे हमें पता लग रहा था कि भाई उसका मौलिक गुण क्या है, अम्ल का क्या है?
स्वाद में खट्टा होना, ठीक है, बिल्कुल। अब हम ये भी देख रहे थे इस अम्ल की एबिलिटी कैसे झलक रही है जल में मिलने के कारण। जैसे आप चारों अगर जैसे प्रकार देखोगे अम्ल का, तो एक क्या है, सारे जल में ही है, जल के इर्द गिर्द ही है। जैसे देखो प्रबल अम्ल का क्या था, जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो, ठीक है, अर्थात तो जल में विलय होते हैं ना, या फिर जिसमें मात्रा कम हो, या फिर जो पूर्णतः विलय ना हो, या फिर जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो या जल की मात्रा कम हो, ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे। अर्थात जल होता है उसमें तो क्या होते हैं, और जो परबल अम्ल होता है वो बिल्कुल विलय होता है किसमें, जल में। तो एक तो सर चलो स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में विलय होते हैं, और सर और क्या होते हैं यार, और चीज में हमने पढ़ी हुई थी कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोहे में भी जंग लगता है, ठीक है यार, कोई चीज है, अब बताओ कोई चीज है तो खराब नहीं होगा। जैसे हमारा शरीर है, हमें बीमारी नहीं होगी, होती है ना, बिल्कुल। ऐसे ही अम्ल को भी एक तरीके से आप बोल सकते हो प्राकृतिक संक्षारण, अर्थात कोई ना कोई जैसे संक्षारण का होता है ना, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है तो एक आता है लोहे पे जंग लगने को संक्षारण क्यों बोलते हैं, अर्थात तो उसको कुछ कष्ट होना, बीमारी लग जाना, ऐसे बोल दो आप। तो अम्ल की प्राकृतिक संक्षारक होती है, अर्थात प्राकृतिक रूप से हम उसको खराब नहीं कर सकते, वो खुद खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब इनका उपयोग करते हैं ना संचारण में, इनका जब हम उपयोग करते हैं तो कपड़ा भी खराब हो सकता है, लकड़ी भी खराब हो सकते हैं, कागज, त्वचा, हमारी शरीर भी है ना स्किन, उसे खराब हो सकती है। जैसे अम्ल अगर शरीर पे गिर जाए तो बहुत सारी नुकसान हमें पहुंचा सकती है। तो ये चीज होती है। और अम्ल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अम्ल जल में विलय होता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्सर्जित करता है, अर्थात हमें देता है। तो अम्ल को जब जल में मिलाते हैं तो क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, ये हमेशा याद रखना। अब चलो एक चीज है ना, अब हमारी भी एबिलिटी है, जैसे हाथ का कुछ वर्क है कि हाथ ये कर सकता है, हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी क्या है, हमारी कुछ क्रिया है। वैसे ही है कि हमारा क्रिया है, गुण है, धर्म है, जैसा भी आप बोलो, तो ऐसे ही है। अम्लों के भी रासायनिक गुण होते हैं। तो सर अब क्या क्या होते हैं, तो इसमें बोला गया है जब धातु के साथ अभिक्रिया हो, अर्थात किसकी, अम्ल की, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, एक तो हमें लौट देता है, लौट क्या होता है, क्या होता है, नमकीन जैसा होता है यार, बोल दो NaCl एक्सेट्रा, जो भी बोल लो आप, नमक जैसा होता है, ऐसे आप बोल लो। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है। जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, एक तो लौण हमें देता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो सर आप बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हमें पता कैसे लगेगा। तो एक सिंपल करते हैं ना, एक प्रणाली में हम क्या करेंगे कि जब अम्ल और धातु को एक साथ मिक्स करेंगे तो उसको हम एक निकास नली हम दे देंगे, एक प्रणाली दे देंगे जिसमें कि उससे जब अभिक्रिया हो ना तो उत्पाद के रूप में जो हमें नया पदार्थ मिलता है वो तो मिलता है। जो उत्पाद के साथ एक प्रणाली देंगे, क्योंकि गैस तो होता है ना, वो स्थिर नहीं होता है, वो फैलता जाता है, फैलता है ना, तो उस प्रणाली में देंगे तो वहां से प्रणाली के निकास से वो निकलना शुरू करेगा। तो उसके हम जस्ट प्रणाली के मुख पे ले जाएंगे और वहां क्या लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, कोई भी मोमबत्ती हो, मतलब कोई भी हो जो ज्वलनशील पदार्थ हो उसको लेके जाएंगे, जो जल रही हो उसे लेके जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे कुछ हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जैसे मोमबत्ती और प्रणाली के बीच कुछ अभिक्रिया जैसा कुछ अलग सा देखने को मिलता है। तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा ये कि फड़फड़ाती हुई सी आवाज आएगी। अर्थात जब हाइड्रोजन गैस और मोमबत्ती की ज्वलनशीलता एक साथ टकराएगी तब फड़फड़ाहट की आवाज आएगी, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज आएगी, ठीक है, पॉपअप जिसे बोलते हैं, पॉपअप की आवाज आएगी, ठीक है। अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉपअप की ध्वनि के साथ जलती है। अर्थात हाइड्रोजन गैस निकली, मोमबत्ती के साथ गई, वहां पे जलना शुरू हुई तो पॉपअप जैसे फटने की, पटपट की ऐसी आवाज आएगी, ठीक है।
अब देखिए हाइड्रोजन गैस में निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, वही चीज बता रहा है यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बता दी टेस्ट। मतलब हाइड्रोजन गैस को हम चेक ही करते हैं ऐसे कि हाँ जहाँ से रिलीज हो रही हो गैस ना, वहाँ पे बिल्कुल आप जलती हुई कोई चीज लेके जाओ, जब वहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस जलना स्टार्ट हो जाएगा उसके साथ, तो पॉपअप अर्थात पटपट की आवाज यहाँ पे सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो एक पहला हुआ जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक तो लौण रिलीज करता है, मतलब उत्पाद के रूप में लौण बनाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। ठीक है, अब चलते हैं धातु कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट होता क्या है, CO3, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके साथ धातु कोई भी लगा हो, जैसे कि धातु Na हो गया, Ca हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, सारी धातु है, और कार्बोनेट किसे बोलते हैं, CO3 को। ठीक है, तो धातु देखो जैसे यहाँ पे हो गया ना, Ca लगा हुआ है, क्या है ये धातु है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट है। तो जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे बोलते हैं, जब कार्बोनेट के पहले अर्थात CO3 के पहले H लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, तो उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के पहले जब कोई धातु लगी हो, मतलब उसके साथ ज्वाइंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, Ca क्या हुआ, ये धातु हुआ, क्या हुआ, ये धातु हुई, और साथ ही साथ HCO3 ये क्या हुई, हमारी हाइड्रोजन कार्बोनेट हुई। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है जब धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या तो उत्पाद के रूप में ये भी लौण ही बनाएगा, या फिर हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करे हमने, या फिर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, क्या बनाएगा, लौण ही बनाएगा। और साथ ही साथ और चीज भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा, और साथ ही साथ एक जल का भी निर्माण करेगा। अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा, लौण मिलेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो अभिक्रिया, जैसे कि CaCO3 जब HCl से हाइड्रोजन का क्लोराइड से कर रहा है, HCl से अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, जो एक लौण है। H2O क्या है, जल है, और CO2 क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हो रहा है, तो ऐसे देखेंगे वही चीज बनते हुए जा रहा है, बस ये है कि मात्रा कम बेस की वजह से उसको संतुलित बनाया जाता है। ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था, जो वो भी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब बोलते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड क्या होता है यार, अर्थात ऑक्सीजन में जब कोई धातु एक साथ हो, जब कोई धातु और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जब धातु और ऑक्सीजन एक साथ हो उसको धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। तो धातु जब धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये भी लौण बनाएगी और जल। यार एक चीज कॉमन आप देख रहे हो, अम्ल की अभिक्रिया किसी चीज से हो रही है, आप देखो, या फिर वो धातु के साथ हो रही है, धातु कार्बोनेट के साथ हो रही है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो रही है, धातु ऑक्साइड के साथ हो रही है, उत्पाद में यार लौण तो कॉमन है, लौण तो बन ही रहा है। साथ हाँ एक चीज रूपांतर हो रहा है, किसी में हाइड्रोजन गैस बन रहा है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, किसी में जल बन रहा है। ये चीज देखने वाली है ना, क्या क्या बना हुआ है, सॉरी यार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप H2O होगा। ठीक है, H2O बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे H2, ठीक है, संतुलित है। तो हमें क्या बनाएगा, जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी तो लौण और जल बनेगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा हुआ था, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लौण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जब अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और लौण बनाता है। और वैसे ही जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लौण बनाता है और जल बनाता है। अब चलते हैं, अब इसके यूज क्या है, अर्थात यार हम भी हैं, ऐसा मानो है जैसे मान लो फोन है, लैपटॉप है, जो भी चीज है, किसी ना यार एक चीज है ना, प्राकृतिक में जितनी भी चीजें पाई जाती है वो यूजलेस तो होती नहीं है, पहले उनका किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ यूज है, गार्ड बांध लो। तो अब हम इसके यूज भी देखेंगे, हम लोग के यूजेज ऑफ एसिड्स। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यार सल्फ्यूरिक अम्ल
का एक तो रासायनिक सूत्र क्या होता है पहले, H2SO4, H2SO4, H2SO4 होता है, क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। और साथ में लेड बैक्टीरिया में कहाँ यूज होता है, देखो लेड बैक्टीरिया पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में, जब हम लोग जो कपड़े की रेशे बनते हैं, यहाँ पे जो भी रेशे बनते हैं वहां पे भी इसका उपयोग होता है। उर्वरक निर्माण में, और जैसे खाद वगैरह निर्माण होते हैं ना, वहां पे भी इसके यूज होते हैं, आदि मतलब इत्यादि उपयुक्त में किया जाता है। जैसे कि कहाँ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, लेड बैक्टीरिया में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में और उर्वरक निर्माण में इत्यादि में होता है। इसके बहुत सारे भी और यूज केस होंगे। नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, अर्थात इसका उपयोग कहाँ होता है, सोने और चांदी के शोधन में, सोने और चांदी के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ उर्वरक, औषधि, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी, यार जैसे कि पटाखे उटाखे बनते हैं ना, उस चीज में भी किसका यूज होता है, नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं, जिसका उपयोग क्या होता है, वस्त्र उद्योग में कपड़ा को रंगने के लिए होता है। जैसे मान लो हम बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो वस्त्र उद्योग में क्या किया जाता है, कपड़े के रंगने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ कलई से पूर्ण लोहे की चादर को साफ करने के लिए, यार जैसे लोहा वगैरह को पेंट करते हैं ना, तो उसके पहले जैसे कि लोहे के तो एक कलर दूसरे कलर की होती है, तो उसके उस परत को साफ किया जाता है पहले। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग सिंपल वे से अगर हम अम्ल नहीं यूज करते हैं, श्रेष्ठ कागज यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए, उसके बाद उस पे पेंट चढ़ाते हैं लोहे पे। तो इसमें भी हो रहा है कि हम साफ करने के लिए किसी भी लोहे वाली चीज को पेंट करने के पहले हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करके उसको साफ कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम उस पे कलर चलाते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे हम मिस कर रहे थे, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोरे से बनाया जाता है। यार नाइट्रिक अम्ल सोरे से मिलता है तो उसे सोरे का अम्ल कहा जाता है। जैसे कि हम अपने पापा का, हम किसके नाम से जाने जाते हैं, अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं। कहीं भी हम जाते हैं, एडमिशन लेना हो या फिर कुछ भी लेना हो, पापा का नाम छूटता थोड़ी है, मम्मी पापा का नाम होता ही है। तो वैसे ही है कि जब सोरे का अम्ल, जैसे नाइट्रिक अम्ल मिल रहा है, तो सोरे का अम्ल बोलेंगे, अर्थात ये अम्ल किसका है, सोरे का है, ठीक है। मतलब ये बेटा किसका है, मान लो नाइट्रिक अम्ल बेटा किसका है, सोरे का है, इतना याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए जोश के साथ। और आई होप कि और बचे हुए ना जो चैप्टर है, वो इसके जो आगे के जो पार्ट हैं एक एक करके लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहना, बढ़ना है तो हमारे अपना एजुकेटर टीम से जुड़े रहना, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। आई होप कि आज मैंने जो बताया है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना, जो भी आपके दिमाग में डाउट आता है उसे पूछ लेना, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम में बैठने वाले हो। मैं तो नहीं बैठने वाला भाई, मैं जितना पढ़ना था अभी पढ़ लिया हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ आगे के लिए भी। तो आप लोगों ने बैठना है एग्जाम में, तो देख लेना यारो, पढ़ना, जो भी डाउट आता है बेहिचक पूछना, कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहां पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना। वहां पे मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स है वहां पे भी दे दूंगा। जो भी जिस तरीके से हो यार, आपको कोई भी डाउट आता है पूछ लेना। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।